हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर मोनू पर। आज दी लिविंग वर्ल्ड के थर्ड लेक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो होगा टैक्सोनॉमी, और इस लेक्चर में हम जानेंगे कि जो कैरोलस लिनियस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने किसी भी जीव को नामकरण करने के लिए, उसका नाम देने के लिए, साइंटिफिक नेम देने के लिए कौन कौन से ऐसे नियम बनाए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा बिल्कुल हमारा इस बात को डेडिकेटेड करेगा कि किस प्रकार जो टैक्सोनॉमी होती है वो किस प्रकार अलग अलग जीवों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करने में हेल्प करती है, जिससे हमें स्टडी करने में आसानी हो। ठीक है, तो आप मेरे लेक्चर में बिल्कुल ध्यान से बने रहें। आपको एक एक चीज में क्लियर कर दूंगा। अगर आपको मान लीजिए कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके उसका क्वेश्चन पूछ सकते हो और आपको मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बेटा, टैक्सोनॉमी जो होती है वो दो वर्ड से मिलकर बनी होती है। एक तो होता है टैक्सिस, दूसरा होता है नॉमस। टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट और दूसरा मतलब होता है लॉ, मतलब कुछ रूल्स और रेगुलेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर आप बिल्कुल समझ गए होंगे, यहाँ पे वर्ड से समझ गए होंगे कि इस सब्जेक्ट में या सॉरी इस चैप्टर में हम इस जो टॉपिक में चर्चा करेंगे वो कुछ ऐसे साइंटिफिक रूल्स की चर्चा करेंगे या कुछ ऐसे नियम की चर्चा करेंगे जिसके द्वारा किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, द स्टडी ऑफ द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। यहाँ पर क्या समझे आप कि आप कुछ जनरल प्रिंसिपल्स को पढ़ोगे जिसके द्वारा उसका हम साइंटिफिक क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्लासिफिकेशन क्या होता है क्या नहीं होता उसकी हम नेक्स्ट स्लाइड में चर्चा करेंगे, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं ये जो वर्ड दिया था टैक्सोनॉमी किसके द्वारा दिया गया था। इट प्रपोज्ड बाय द एपी डी कैंडोले। एपी डी कैंडोले बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एमसीक्यूज के रूप में पूछा जा सकता है। ठीक है, उसकी कौन सी बुक में दिया था, द थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। ओके, अब फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन होता है बेटा, जिसने इस सब्जेक्ट को बनाया या फिर इस टॉपिक को बनाया, इसके बारे में जो चर्चा की है सबसे ज्यादा वो है कैरोलस लिनियस। इन्होंने बताया है कि किस प्रकार लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और उनकी कौन सी ऐसी चीजें होती है जिसके द्वारा एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होता है या फिर उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो वर्ड हो गया हमारा टैक्सोनॉमी, एक वर्ड होता है बेटा सिस्टमेटिक्स। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक्स में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। टैक्सोनॉमी तो आपने देख ली बेटा, टैक्सोनॉमी होती है स्टडी ऑफ द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। तो इसमें क्या होता है, टैक्सोनॉमी में हम केवल उसके बाहरी जो कैरेक्टर होते हैं, मान लीजिए आपको एक गाय है, गाय को आपको डिवाइड करना है तो गाय में आप देखो कि 4 पैर होते हैं और उसके अलावा उसके शरीर पे बाल पाए जाते हैं और वो दूध देती है। इस कैरेक्टर्स के आधार पर हम उनको अलग जो मान लीजिए जितने भी ग्रुप्स होते हैं जिनके हम टैक्सोनॉमी कैटेगरीज पढ़ेंगे, जिसमें हम जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, किंगडम, फाइलम, ठीक है, क्लास हो गया, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये जितनी भी कैटेगरीज हैं इनमें हम उनके सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटीज के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके आधार पर हम उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बेटा, टैक्सोनॉमी इज इन्वॉल्व इन द क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान से समझिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए यहाँ पर कि टैक्सोनॉमी का जो मतलब होता है, रियल मीनिंग जो होता है वो क्या होता है, क्लासिफिकेशन और नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अगर मान लीजिए आपको किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगर आपको मान लीजिए क्लासिफिकेशन करना है, उसको अलग ग्रुप में डिवाइड करना है और उसका नामकरण भी आपको करना है, तो आप कौन सी सब्जेक्ट या कौन से टॉपिक पे डिस्कस करोगे या किस टॉपिक का हेल्प आप लोगे, वो होता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी किसके साथ डील करती है, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करेगी और उसका नामकरण करेगी। इसको आप एक एग्जांपल समझ सकते हो, जैसे आप मान लीजिए जंगल में जा रहे हो। ठीक है, आपको एक ऐसा पौधा दिखाई देता है जो आपने ना तो कभी पढ़ा है, ना कभी देखा है, ना कभी सुना है। ठीक है, ना ही आपने टीवी चैनल में देखा है। ठीक है, तो उसमें क्या करना है आपको, उसमें अगर आपको मान लीजिए तो उसका नामकरण तो करना होगा आपको।
तो नामकरण करने के लिए क्या करोगे आप, टैक्सोनॉमी की हेल्प लोगे। टैक्सोनॉमी की हेल्प से आप उसके बाहरी कैरेक्टर जो होते हैं, बाहरी जो गुण होते हैं उसके, जो उसकी मॉर्फोलॉजी है उसको पहचानोगे, ठीक है ना। उसके आधार पे आप डिवाइड करोगे कि ये जो पौधा होता है इस कैटेगरी से बिलोंग करता है, और फिर उसको उस कैटेगरी में आप क्लासिफाइड कर दोगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि क्लासिफिकेशंस का क्या रोल होता है, क्यों हम टैक्सोनॉमी स्टडी करते हैं, इनका क्या रोल होता है। तो बेटा क्या होता है कि संसार में ऑलमोस्ट कितनी स्पीसीज है जो क्लासिफाइड है, 1.7 to 1.8 मिलियन जो स्पीसीज होती है बेटा प्लांट्स एंड एनिमल्स की, वो हमको क्लासिफाइड कर चुके हैं। अब इतनी सारी जो स्पीसीज है, मतलब कितनी होगी, ऑलमोस्ट 17 से 18 लाख, ठीक है। ऑलमोस्ट 70 to 80 लाख स्पीसीज जो होती है बेटा क्लासिफाइड की जा चुकी है, और आज भी जो साइंटिस्ट होते हैं वो लगातार नई नई स्पीसीज की खोज कर रहे हैं, ठीक है। आपने देखा होगा समुद्र में बहुत अच्छी अच्छी प्रजातियां पाई जाती है जानवरों की, पेड़ पौधों की, ठीक है। उसी प्रकार ये कंटिन्यूस जो होता है वो स्टडी चल रही है। तो बेटा इसका इम्पोर्टेंट जो रोल होता है वो होता है कि हम इतनी सारी जातियों को, इतनी सारी प्रजातियों को, इतनी सारी स्पीसीज को, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वेदर वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, उनको हम एक साथ स्टडी कर सकते हैं, ठीक है ना। आराम से स्टडी कर सकते हैं और 1 by 1 स्टडी कर सकते हैं, उनके कैरेक्टर्स को हम पता कर सकते हैं, जिससे क्या होता है बेटा हमको जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स जो होते हैं, मतलब किस जीव से कौन सा जीव पैदा हुआ है, ठीक है। जैसे कि पहले डायनासोर पाए जाते थे, ठीक है ना, डायनासोर्स पाए जाते, लेकिन वो आज बिल्कुल लुप्त हो चुके हैं, वो धरती से गायब हो चुके हैं। लेकिन उनकी जो कुछ प्रजातियां हैं, जैसे कि क्रोकोडाइल्स हो गया, ठीक है ना, इनकी जो प्रजातियां होती है वो आज भी इस धरती पर उपस्थित होती है। तो उनसे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले के जो जीव रहे होंगे वो किस प्रकार होते हैं, ठीक है। जीवों के बारे में अध्ययन करना जरूरी होता है, उनके नेचुरल हैबिटेट के बारे में जानना जरूरी होता है, ठीक है, उनकी आदतों के बारे में जानना जरूरी होता है, जिससे हम वाइल्ड लाइफ को बचा सकें, ठीक है, और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन दे सकें, ठीक है, हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित बना सकें। तो इस वजह से क्या होता है बेटा, क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है, जिससे बहुत सारे जो जीव होते हैं उनको आसानी से स्टडी किया जा सकता है, 1 by 1 स्टडी किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे बेटा टैक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक्स। तो टैक्सोनॉमी में क्या क्या होता है, एक तो होता है क्लासिफिकेशन, दूसरा होता है नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ओके, अब बात करते हैं सिस्टमेटिक्स में क्या होता है, ठीक है। सिस्टमेटिक्स में क्या होता है, तो सिस्टमेटिक्स में आप ध्यान दीजिए बेटा कि सिस्टमेटिक्स जो होता है उसमें यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखिए आप, सिस्टमेटिक्स इज इन्वॉल्व इन द डिटर्मिनेशन ऑफ इवोल्यूशन रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब ये ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को बताएगा। अगर मान लीजिए ये बताएगा सिस्टमेटिक शब्द जो होता है बेटा, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ओके, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इनके बारे में आपको बताएगा, ठीक है, इस चीज के बारे में आपको बताएगा, और आपको ये डिसाइड करेगा कि किस प्रकार से आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिसाइड कर सकते हैं कि एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो किससे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म किस प्रकार से इंटर रिलेटेड होता है, ठीक है। तो आपको सीधे सीधे शब्दों में समझना है, टैक्सोनॉमी जो होती है वो क्लासिफिकेशन और नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म में साथ देती है, फिर हेल्प करती है। उसी प्रकार जो सिस्टमेटिक्स होती है वो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और इसमें क्या होता है, सिस्टमेटिक वे क्या होता है कि एक जीव दूसरे जीव से किस प्रकार से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये क्या बताती है, सिस्टमेटिक्स बताती है, ठीक है ना, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है, देखते हैं क्या है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म लैटिन वर्ड जो होता है वो होता है सिस्टेमा। तो देखिए यहाँ जो सिस्टेमा नेचर जो बुक होती है उसके अंदर सिस्टेमा वर्ड लिया गया है, लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, उसके अलावा जो टैक्सोनॉमी वर्ड जो होता है किसने दिया है, एपी कैंडोल ने दिया है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, कैरोलस लिनियस है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैंने टैक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक्स के बारे में चीज़ें क्लियर कर दी है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, अगर मान लो किसी जीव को नामकरण करना है तो उसके लिए कौन सी ऐसी पद्धति है या फिर कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको मान लीजिए कुछ बातें समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, अगर आपको समझ में आ चुकी हो तो आप
मान लीजिए कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर हमको ये चीज़ अच्छे समझ में आई है। अगर मान लीजिए इस लेक्चर में कुछ और भी इम्प्रूव करना हो तो वो भी आप सजेस्ट दे सकते हो, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि इस लेक्चर में आगे हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में अब हमारा जो मेन रोल होगा वो होगा टैक्सोनॉमी के द्वारा कि टैक्सोनॉमी की जो स्टेप्स होती है वो क्या क्या होती है बेटा। अगर मान लीजिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर मान लीजिए आपको कोई जंगल में एक ऐसा पौधा दिखता है जो आपने कभी देखा नहीं हो, ना ही कभी सुना है, ना ही कभी टीवी में देखा है, तो आप उसका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से करोगे, किस प्रकार से आप उसको एक कैटेगरी में डिवाइड करोगे, ठीक है। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स होती है बेटा। क्या होती है? उसके लिए कुछ स्टेप्स होती है। जो यहाँ पर टैक्सोनॉमी जो होती है बेटा मेनली 3 स्टेजेस होती है, ठीक है। 3 स्टेज होती है। पहले होती है आइडेंटिफिकेशन, सेकंड होती है नोमेनक्लेचर, थर्ड होती है क्लासिफिकेशन, ठीक है। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप डिवाइड करने से पहले, कोई भी जीव होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई जानवर हो सकता है, एनिमल हो सकता है, उसके अलावा प्लांट्स हो सकता है, ठीक है। उसको अगर आपको पहचानना है, उसको डिवाइड करना है, किसी भी कैटेगरी में डिवाइड करना है, तो सबसे पहले आपको उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई करने के बाद उसका नाम देना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद आपको क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, मतलब किसी अलग कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ेगा। तो आइडेंटिफिकेशन स्टेप में क्या होता है बेटा, उसकी बाहरी संरचना देखी जाती है। क्लासिफिकेशन नाम के ऊपर क्या होता है, उसका नामकरण के लिए हम कुछ नियम होते हैं, जैसे कि हर नामकरण में क्या होता है 2 वर्ड यूज किए जाते हैं। एक तो होता है, फर्स्ट होता है जीनस नेम, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे बेटा। किसी भी साइंटिफिक नेम में क्या होता है बेटा 2 नेम होते हैं। जैसे होमोसेपियंस, मानव का जो साइंटिफिक नेम क्या होता है होमोसेपियंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं होमोसेपियंस, ओके, होमोसेपियंस। बेटा यहाँ पर जो होती है वो क्या होता है, होमो जो होता है बेटा वो क्या होता है जीनस होता है, वंश होता है किसी का, और ये क्या होती है बेटा सेपियंस स्पीसीज होती है, ठीक है, स्पीसीज होती है। इस प्रकार से 2 वर्ड्स नेम जो थ्योरी होती है वो हम स्टडी करेंगे इस लेक्चर में। तो आइडेंटिफिकेशन पहली प्रोसेस है, पहली स्टेप है। इसके अंदर क्या करते हैं बेटा, ए प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म इज रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम द अदर ऑलरेडी नोन organism and is assigned to a particular taxonomic group is called as the identification, ठीक है। उसकी मॉर्फोलॉजी पहचानी जाती है, उसके आधार पर हम उसको टैक्सोनॉमिक ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सेकंड होती है बेटा नोमेनक्लेचर, नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स इज कॉल्ड एज द नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नाम दिया जाता है बेटा वो इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स होते हैं। संसार के सभी साइंटिस्टों ने मिलकर कुछ ऐसे रूल्स बनाए हैं जो हमेशा पूरे वर्ल्ड में हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए लागू होते हैं। आपके किसी भी चीज़ का जो होता है वो लोकल नेम जो होता है वो अलग हो सकता है, लेकिन साइंटिफिक जो होता है बेटा वो पूरे वर्ल्ड में सेम होता है, ठीक है। जैसे मान ली घरेलू मक्खी है आपकी, आप घरों में मक्खी देखते हो तो आप मक्खी बोल देते हो, लेकिन साइंटिफिक नेम क्या होता है मस्का डोमेस्टिका होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आम है, मैंगो है, आप मैंगो बोलते हो, आप आम बोलते हो, कोई मैंगो बोलता है, ठीक है, लेकिन उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है बेटा मेंजीफेरा इंडिका, ठीक है, मेंजीफेरा इंडिका। तो ये जो नेम होता है वो पूरे वर्ल्ड में सेम तरह से जाना जाएगा, चाहे आप यूरोप चल जाओ, अमेरिका चल जाओ, ऑस्ट्रेलिया चल जाओ, कनाडा, रशिया, कहीं भी जाओ, अगर साइंटिफिक फील्ड में हो आप, वहाँ पे जाके अगर आप हमारी इन चीज़ों को बोलते हो तो लोग समझ जाएंगे कि ये किस प्रकार के पौधे, एनिमल्स और की बातें कर रहा है, ठीक है ना। अब बेटा ध्यान दीजिए, यहाँ पर थर्ड जो स्टेप आती है उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है, ए प्रोसेस बाय विच एनी ऑर्गेनिज्मिक ग्रुप इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। आपने ध्यान से सुना होगा, मैंने इस लेक्चर में बताया कि क्लासिफिकेशन में क्या किया जाता है बेटा, कुछ इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर देखे जाते हैं, जैसे कि उसकी बाहरी संरचना देखी जाती है, किस प्रकार का दिखाई देता है, उस प्रकार जो उसके अंदर जो कैरेक्टर देखे जाते हैं उसके आधार पर हम उसको आसानी से समझे जाने वाली कैटेगरी में उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ में गया आप टैक्सोनॉमी में कितनी स्टेप होती है, 3 स्टेप होती है। पहले होती है आइडेंटिफिकेशन, सेकंड होती है नोमेनक्लेचर, थर्ड वन होती है क्लासिफिकेशन। अगर आपको मान लीजिए कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप
मेरे एक भी लेक्चर मिस ना करें, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो नीट मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, जाइए और उनको मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में सजेस्ट कीजिए, जिससे आपको एक क्वालिटी लेक्चर्स प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट नोट्स भी बताऊंगा। ये कंप्लीट नोट्स बेटा, अगर आप मान लीजिए इन नोट्स को पढ़ लेते हो और एनसीईआरटी पढ़ लेते हो और आपको जो एमसीक्यू जो सोल्व कर लेते हो, तो आपके बायोलॉजी में 360/360, मैंने क्या बोला, 360/360 मार्क्स आपके कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, बाकी आपको 100% मेहनत मेरे साथ करनी है। मैं भी आपके लिए बिल्कुल अच्छे लेक्चर्स आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। तो डेफिनेटली आप मेरे साथ बने रहिए। आपके जितने भी दोस्त हैं नीट मेडिकल तैयारी करने वाले, नीट की तैयारी करने वाले, उनको आप शेयर कीजिए और जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखें बेटा, अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन और द टैक्सोनॉमी। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ द टैक्सोनॉमी बोल सकते हो या फिर क्लासिफिकेशन बोल सकते हो। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था ना कि किस प्रकार से ये हेल्प करता है कि हम बहुत सारी स्पीसीज की एक साथ स्टडी कर सकते हैं। ठीक है ना, अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकते हैं, जो एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज से किस प्रकार से रिलेटेड है वो जान सकते हैं, और किस प्रकार की स्पीसीज कहाँ पाई जाती है वो जान सकते हैं। ठीक है ना, उसका लोकल नेम क्या होता है, साइंटिफिक नेम होता है क्या होता है, वो चीज़ें हम जान सकते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंस में सबसे पहला पॉइंट है बेटा, the number of species that are known and described range between the 1.7 to 1.8 बिलियन। मैंने आपको बताया था कि संसार में खोजी जा चुकी या फिर साइंटिस्टों के द्वारा एक्सप्लेन की जा चुकी जो स्पीसीज की संख्या है वो लगभग 17 से 18 लाख है। 1.7 to 1.8 मिलियन मतलब ऑलमोस्ट 17 to 18 लाख जो स्पीसीज है वो साइंटिफिक रूप से देखी जा चुकी है। ठीक है, अब देखिए बेटा, सेकंड जो सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है, जो एडवांटेज हमको क्या है क्लासिफिकेशन से, वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म। इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रोल है वो क्या होता है कि कोई भी अननोन ऑर्गेनिज्म है आप उसको क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, थर्ड वन, सेकंड मैक्सिमम डाइवर्सिटी फाउंड इन द कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स जो होती है समुद्र के तल में पाई जाने वाले एक इकोसिस्टम होता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म मच ईजियर। मैंने आपको बताया था ना, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसका एडवांटेज होता है, सिग्निफिकेंस जो होता है क्लासिफिकेशन का, वो क्या होता है बेटा, डिफरेंट टाइप्स के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट्स में हो सकते हैं, एनिमल्स में हो सकते हैं, उनको हम बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा एक एडवांटेज है। फिर बाद में देखिए, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द इवोल्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मैंने क्या बताया, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से किस प्रकार रिलेटेड होता है, ये चीज़ भी हम जान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, इट टेल्स अबाउट द इंटर रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो कोई जीव कैसे पैदा हुआ है इस धरती पे, किस प्रकार कोई जीव जो होता है किस प्रकार इस धरती में उसका अस्तित्व में आया है वो जान सकते हैं। उसके अलावा एक जीव जो होता है दूसरे जीव से किस प्रकार कनेक्ट होता है, जैसे कि आपने देखा होगा जंगल में शेर होता है, वो हमेशा हिरण को खाता है, खरगोश को खा लेता है, कुत्तों को, भेड़ों, किसी को खा लेता है। तो वो खाता क्योंकि उनका भोजन है, तो मतलब वो उनसे रिलेटेड है। अगर मान लीजिए शाकाहारी जीव नहीं होंगे तो फिर मांसाहारी जीव तो मर जाएंगे ना। तो इस वजह से क्या होता है, क्लासिफिकेशन से हमको ये पता चलता है कि जो शाकाहारी और मांसाहारी होती है ये कैटेगरी है, इनके बिना एक दूसरे बिना ये जी नहीं सकते। तो इस वजह से क्या होता है कि हमको पर्यावरण के बारे में जानने को मिलता है, दोनों जीवों के बीच में क्या क्या संबंध होते हैं, किस प्रकार से एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, वो चीज़ हमें जानने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ तक मैं आपको सिग्निफिकेंस बता चुका हूँ। अगर आपको मान लीजिए अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। ठीक है ना, और लाइव क्लासेस जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें आप बिल्कुल लाइव क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अभी मैं रिकॉर्डेड क्लासेस लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और धीरे धीरे मैं लाइव क्लासेस स्टार्ट करूँगा। जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है ना। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट होता है टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी जो होती है दो टाइप की होती है। पहले होती है साइटोटैक्सोनॉमी, जिसमें द यूज ऑफ द साइटोलॉजिकल कैरेक्टर प्लांट क्लासिफिकेशन। साइटोटैक्सोनॉमी जो होती है बेटा वो दो प्रकार की होती है, सॉरी टैक्सोनॉमी जो होती है दो प्रकार की होती है, साइटोटैक्सोनॉमी और केमोटैक्सोनॉमी। तो इसमें क्या होता है, हम कुछ साइटोलॉजिकल कैरेक्टर लेते हैं क्लासिफिकेशन के लिए, तो ये होता है
साइटोटैक्सोनॉमी जैसे क्रोमोसोम नंबर ले लिया, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ले लिया। उसके अलावा कीमोटैक्सोनॉमी जो होती है बेटा वो क्या होती है, इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट्स लेते हैं। अगर मान ली प्लांट्स को डिवाइड करना है कीमोटैक्सोनॉमी में, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें आपको कुछ ऐसे केमिकल बेस्ड आपको क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, मतलब किसी अलग प्लांट्स में अलग प्रकार का केमिकल पाया जाता है, उस आधार पर आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से केमिकल्स हैं जो हेल्प करते हैं आपको क्लासिफिकेशन में। वो है कैरोटीनोइड्स, टेनिन्स, पॉलीसेकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड, फैटी एसिड, अमीनो एसिड्स एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो ये आपको केमियोटैक्सोनॉमी में हेल्प करेंगे। बेटा आप मान लीजिए अगर नोट्स बना रहे हो तो आप ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे आपको हेल्प रहे नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा बेटा, आप मेरे लेक्चर फॉलो कर लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा बायोलॉजी में। ठीक है, ये मैं गारंटी से कहता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं बेटा। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे मेन टॉपिक है इस लेक्चर का वो हमारे पास आ चुका है। हमने बोला था आपको कि किस प्रकार एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम दिया जाता है और नाम देने के लिए क्या क्या ऐसे नियम होते हैं जिसके आधार पर आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप नामकरण कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेटा, सबसे पहले जो सिस्टम जो होता है वो होता है बाइनोमियल सिस्टम। मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम देने के लिए बेटा एक पद्धति होती है, एक सिस्टम होता है जिसको होता है बाइनोमियल सिस्टम। और ये जो सिस्टम दिया था वो कैरोलस लीनियस ने दिया था, तभी तो हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहते हैं, कैरोलस लीनियस को कहते हैं। सॉरी, तो यहाँ पे देखिए बेटा नोमेनक्लेचर में सबसे पहला था बाइनोमियल सिस्टम। बाइनोमियल सिस्टम में 2 वर्ड्स होते हैं, जिसे आपको मैंने एग्जांपल दिया था, मानव का जो नाम होता है होमो सैपियंस। ओके, होमो सैपियंस होता है, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, 2 नाम होते हैं बाइनोमियल सिस्टम में। सबसे पहला होता है जीनस नेम और दूसरा होता है स्पीसीज नेम। लीनियस प्रपोज द साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स इन हिज बुक स्पीसीज प्लांटेरम 1 मई 1753 1753 में प्लांट्स के लिए जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशंस के जो रूल्स थे, जो नियम्स थे, वो किस में दिए गए, स्पीसीज प्लांटेरम के अंदर दिए गए। उसके अलावा बेटा क्या होता है, दूसरा होता है लीनियस प्रपोज द साइंटिफिक नेम ऑफ द एनिमल्स इन हिज बुक सिस्टेमा नेचर। मतलब एनिमल्स के लिए जो नियम दिए गए वो सिस्टेमा नेचर के अंदर दिए गए। वो कैरोलस लीनियस की बुक थी, वो पब्लिश हुई थी बेटा 1 अगस्त 1758 में। ठीक है, देखिए कितने दिनों पहले साइंटिस्टों ने ये चीज़ें खोज कर दी थी। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस की जो स्पेशली बताते हैं कि किस प्रकार से आप प्लांट्स, एनिमल्स और इनकी जो रूल्स है वो किस प्रकार से आप डिसाइड कर सकते हो। तो इनके लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए। प्लांट्स के लिए अलग ऑर्गेनाइजेशन है, एनिमल्स के लिए अलग है, वायरस के लिए अलग है। ठीक है, इनके लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं, जिसके द्वारा आप आसानी से इनकी हेल्प से आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेदर प्लांट हो या फिर एनिमल हो, उनके बारे में आप जान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन हो तो इंटरनेशनल ICBN बोलते हैं इसको, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। मतलब ICBN एक ऐसी है जो किसी भी प्लांट का नाम देने के लिए कुछ रूल्स और नियम रेगुलेशंस का जिक्र करती है, फिर इनको बताते हैं। ICBN इज सिचुएटेड अट्रैक्ट इन द नीदरलैंड। नीदरलैंड में ये इसकी ब्रांच है या फिर इसका ऑर्गेनाइजेशन का मेन जो हेड ऑफिस है वो नीदरलैंड में। ठीक है, प्रोवाइड ए यूनिफॉर्म सेट ऑफ द रूल्स टू बी फॉलोड अप्लाइंग नेम्स टू द प्लांट। ICBN फर्स्ट एक्सेप्टेड इन 1961। ये सबसे पहले जो एक्सेप्ट की गई थी 1961 में की गई थी। उसके अलावा ICBN से आप समझ चुके होंगे, ICBN जो होता है बेटा क्या होता है, ये प्लांट्स के नेम देने के लिए कुछ साइंटिफिक रूल्स के बारे में बताता है। ठीक है, उसी प्रकार क्या होता है ICZN होता है, इंटरनेशनल जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, और एक होता है ICVN होता है, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल कोड फॉर वायरस नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेटा एक तो होता है ICBN आपने देख लिया, दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हो जो एनिमल्स के लिए होता है उसको बोलते हैं बेटा एक तो ICBN होती है। ठीक है, दूसरा होता है सॉरी
यहाँ पे देखिए बेटा, एक तो होता है ICJBN और दूसरा होता है ICZN, एक होता है बेटा ICVN। मतलब अगर आप प्लांट्स का नाम देना चाहते हैं तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, और ये होता है ICZ इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस नोमेनक्लेचर। एक होता है IUCN, वो बिग ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए होता है, इंटरनेशनल यूनियन कोड फॉर नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, अब देखते हैं रूल्स ऑफ बाइनोमियल सिस्टम होता है। किसी भी जीव का आप नामकरण करना चाहते हो तो आप यहाँ पर देखिए कि कौन कौन से आपको नियम फॉलो करने हैं या कौन कौन सी ऐसी आपको चीज़ें बांधनी है जो आपको हेल्प करेगी किसी भी जीव का नामकरण करने के लिए। तो आप यहाँ पे देखिए बेटा, द एंटायर टू पार्ट नेम मस्ट रिटन इन द इटैलिक्स। देखिए बेटा, यहाँ पे मैं आपको बोलता हूँ होमो सैपियंस, तो यहाँ पे देखिए बेटा, दोनों पार्ट जो होते हैं, एक तो जीनस नेम होता है, एक स्पीसीज नेम होता है, दोनों इटैलिक्स में होने चाहिए, तिरछे होने चाहिए। ठीक है, ये पहला नियम है ना। अगर मान लीजिए हम हाथों से लिखते हो तो अंडरलाइन होने चाहिए, मैंने अंडरलाइन भी कर दिए। सेकंड जो होता है जीनस नेम ऑलवेज रिटर्न फर्स्ट। जीनस नेम जो होता है बेटा वो हमेशा पहले आता है और बाद में क्या आता है बेटा, स्पीसीज नेम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नियम दिए गए, सबसे पहले नाम जो आता है वो जीनस नेम आता है, दूसरा नेम जो होता है वो स्पीसीज नेम होता है। ठीक है, तो जीनस नेम इज ऑलवेज रिटर्न फर्स्ट, तो पहले आपको जीनस नेम दिख गया, दूसरा नेम हो गया आपका स्पीसीज नेम। जीनस नेम मस्ट बी कैपिटलाइज्ड, जो वंश का जो नाम होता है वो होता है बेटा सबसे पहले कैपिटलाइज्ड होना चाहिए, सबसे ज़्यादा कैपिटलाइज्ड होना चाहिए। यहाँ पे जो H होता है वो कैपिटल अक्षर में आएगा। आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जो कैटेगरीज होती है बेटा वो कितनी होती है। देखिए 7 कैटेगरी होती है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे आपको पता है कि साइंटिफिक क्लासिफिकेशन में कौन कौन सी चीज़ हेल्प करती है। सबसे पहली होती है किंगडम, उसके बाद होती है फाइलम, या फिर आप डिवीजन बोल सकते हैं प्लांट्स के केस में। फिर होती है क्लास, फिर होता है ऑर्डर, फिर होती है बेटा फैमिली, फिर होती है जीनस, और लास्ट में होती है बेटा स्पीसीज। ठीक है, तो यहाँ देखिए किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। तो जो साइंटिफिक नेम बनता है यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिए, आप यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिए, जो साइंटिफिक नेम जो आप बनाओगे वो बनाओगे लास्ट की 2 कैटेगरी जीनस और स्पीसीज के द्वारा। ये जो टैक्सोनॉमी कैटेगरीज पढ़ेंगे उसमें हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि जितने भी जीव होते हैं उनको अलग अलग किंगडम में, फाइलम में किस प्रकार से डिवाइड किए जाते हैं, किस प्रकार से इनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पहचाने जाते हैं, उनके आधार पर हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम बाइनोमियल सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो बाइनोमियल सिस्टम में आपको पता चल गया कि 2 नेम शामिल होते हैं, एक तो होता है जीनस नेम, होता है स्पीसीज नेम। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो पहला नाम जो होता है वो जीनस होता है, दूसरा जो होता है स्पीसीज होता है। ये तिरछे लिखे जाने चाहिए, इटैलिक्स होना चाहिए। उसके अलावा पहला जो जीनस नेम का जो होता है वो कैपिटल होना चाहिए और स्पीसीज का हमेशा स्मॉल होना चाहिए। ठीक है ना, और स्पीसीज यहाँ पे देखिए द स्पेसिफिक एपिथेट इज नेवर कैपिटलाइज्ड। ओके, जो स्पीसीज का जो नाम होता है वो कैपिटलाइज नहीं होता है, शुड बी डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन यूजुअली और ग्रीक लैंग्वेज। ठीक है, ये जो स्पीसीज नेम होते हैं वो 2 लैंग्वेज में होने चाहिए, या तो ग्रीक लैंग्वेज में होने चाहिए फिर लैटिन नेम होना चाहिए। तो जितने भी जो नेम होते हैं बेटा सब के सब किस में होते हैं, लैटिन लैंग्वेज में होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए। हम रूल्स पढ़ रहे हैं बाइनोमियल सिस्टम में, कुछ नहीं होता, ओनली क्या होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम देने के लिए वहाँ पर 2 वर्ड्स का यूज किया जाता है, एक तो जीनस नेम होता है, दूसरा होता है स्पीसीज नेम होता है। ठीक है, तो जीनस नेम जो होता है बेटा वो हमेशा कैपिटलाइज्ड होता है, फर्स्ट वर्ड जो होता है उसका कैपिटल होता है, और सेकेंड वर्ड जो होता है वो स्पीसीज नेम जो होता है वो सारे स्मॉल लेटर में होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, वो देख लीजिए। मैंगो को बोलते हैं बेटा मेंजीफेरा इंडिका, तो यहाँ पे अंडरलाइन भी आपको करना है। फर्स्ट वर्ड जो होता है वो हमेशा
कैपिटल होगा और बाकी जितने होंगे स्मॉल लेटर में होंगे। उसी प्रकार मटर जो होती है पी, उसको बोलते हैं पाइसम सेटाइवम। तो ये अलग अलग तरीके से आपको क्या होगा बेटा, आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा। फर्स्ट वर्ड क्या होता है यहाँ पे कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल है, ठीक है। उसके बाद आता है